नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप कॉप्स में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनसे रूबरू कराने के पहले दो लाइन जरूर कहना चाहेंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है साहब, हौसलों में उड़ान होती है। हम बात कर रहे हैं राजधानी में कमिश्नरेट लागू होने के बाद से राजधानी लखनऊ के कमिश्नर भी रहे। बीते सालों की अगर बात करें तो लगभग 3 दशकों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी और 10 से अधिक जिलों के कप्तान रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है। डीके ठाकुर सर हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सर बात करेंगे अगर शुरुआती दौर पे आईपीएस बनने तक की जो एक कहानी होती है, गुरुकुल से आपने पढ़ाई शुरू की और आज इस मुकाम तक पहुँचे। क्या कुछ कहानी थी, कैसे किस संघर्ष से आप गुजरे और कैसे यहाँ तक पहुँचे सर? देखिए, गुरुकुल में जो मेरा अध्ययन हुआ या जो मैंने शिक्षा ग्रहण की, उसके पीछे मेरे चाचा जी थे जो बिहार में आईएएस रहे और डेवलपमेंट कमिश्नर के पद से रिटायर हुए। उनकी प्रेरणा थी, उनका ही मार्गदर्शन था, जिसके कारण मैं गुरुकुल में मैंने प्रवेश लिया था और मैंने करीब करीब सारी शिक्षा गुरुकुल से ग्रहण की। और उसका संयोग ऐसा लगा और माताजी की ऐसी प्रेरणा रही कि माताजी की इच्छा थी कि मैं सिविल सेवा के लिए प्रयास जरूर करूं और सिविल सेवा में चयन के लिए जितना प्रयास कर सकता हूं मैं अपेक्षित मैं करूं। उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से मैंने प्रयास किया और मुझे सफलता मिली। सर माताजी का एक सपना था आपके कि शुरू से बच्चा मेरा ऑफिसर बने, आप डिप्टी कलेक्टर भी बने, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने। अगर बात करें कि उसी समय एक हादसा हो गया आपके साथ, पिताजी की आपकी डेथ हो गई, लेकिन बड़े ही संघर्ष के साथ आपने पढ़ाई की तो सपना पूरा हुआ। तो कैसा माहौल था सर, कैसे देखते हैं? नहीं, पिताजी का देहांत तो मेरे बचपन में ही हो गया था। यानी कि मेरे गुरुकुल जाने से पहले ही मेरी उम्र करीब 8 साल ही थी, तभी उनका देहांत हो गया। तब तक मैं गांव में ही पढ़ रहा था। गांव का जो सरकारी स्कूल था, मेरा अध्ययन वहीं हो रहा था। उसी के बाद चाचा जी जो डेवलपमेंट कमिश्नर थे, उनका कहना था कि मैं जाके गुरुकुल में अध्ययन करूं, वेद वगैरह पढूं। वो मैंने पढ़ा। जब वहाँ पढ़ाई पूरी हो गई तब जो माताजी का सपना था कि नहीं मैं सिविल सेवा में जाऊं, उसके लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। उसी प्रयास के क्रम में मेरा मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर सिलेक्शन हुआ था और उससे पहले मध्य प्रदेश में ही पब्लिक सर्विसिंग कमीशन के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भी चयन हुआ था। सर बात करें तो आप लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रहे। बड़ा ही आपका अलग तरीका होता था, तेज़ तर्रा का ऑफिसर के रूप में जाने जाते थे। बड़ा लंबा समय देते थे सर आपको सुबह से लेकर शाम तक जनता की बात सुनते थे, सबकी परेशानी को 7-7 घंटा आप समय देते थे। क्या कुछ वो मोटिवेशन था, कैसे सब दिखते थे? और क्योंकि राजधानी है तो उसको आपने कैसे टैकल किया? देखिए, राजधानी से मेरा खास लगाव रहा। राजधानी में 2 बार रहा। पहले मैं 2010 से 2012 तक एसएसपी लखनऊ भी रहा और दूसरी बार पुलिस कमिश्नर लखनऊ के रूप में भी मुझे 2020 से 2022 तक कार्य करने का मौका मिला। तो जब मैं पुलिस कमिश्नर बना तो मेरे जो पुराने अनुभव थे एसएसपी के रूप में यहाँ के और अन्य जिलों के, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि मैं करीब 10 से ज़्यादा जिलों में एसपी के रूप में कार्य कर चुका हूँ। उसके अलावा मैंने सीबीआई में कार्य किया था। उसके अलावा तमाम जो लोगों की आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ रहती हैं, वो मेरे जद्दोजहद में मन में कहीं न कहीं भरी हुई थी। तो एक आम जनता क्या अपेक्षा करती है पुलिस से? एक आम जनता पुलिस से, प्रशासन से अपेक्षा करती है कि उसकी बात सुन ली जाए और उस पर कार्रवाई हो। यदि हम और हमारे अफसर मौजूद रहें, उपलब्ध रहें, भौतिक रूप से उपलब्ध रहें अपने कार्यालय में, जब नहीं रह पा रहे हैं तो टेलीफोन के माध्यम से उनके संपर्क में रहें। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो फेसबुक के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे अन्य इंस्टाग्राम के माध्यम से हम उनकी बात सुने, उनकी समस्या का समाधान कर पाएँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी जो दोनों कार्यकाल रहे, चाहे एसएसपी के या बाद में पुलिस कमिश्नर के, उसमें हमारे मीडिया साथी, हमारे गवाह हैं, सब तरह के जो मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रहे हों, चाहे प्रिंट मीडिया के रहे हों, सबने इस बात की भूरी सराहना की कि उन दोनों कार्यकालों में आम जनता की पूरी सुनवाई हुई, उनकी बातें सुनी गई, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस के द्वारा जितने भी प्रयास संभव थे वो किए गए और मुझे भी इस बात की संतुष्टि है। सर महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, आप उसमें बहुत विशेष ध्यान देते थे। किसी तरह की कोई शिकायत पे आप खुद पहुंच जाते थे, अगर कुछ ऐसी बात अगर महिलाओं से रिलेटेड थी तो एक बड़ा ही जो मिशन शक्ति की बात करते हैं वो आपके दौर में शुरू हुआ है। तो शुरुआती दौर में सर तो इसके लिए एक मोटिवेशन जैसे क्या कुछ रणनीति रहती थी, कैसे आप देखते थे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री का मिशन शक्ति के रूप में टॉप प्रायोरिटी है और मिशन शक्ति का आपने इस बार देखा होगा कि मिशन शक्ति 5 चल रहा है और जब मैं था मिशन शक्ति 2 आया था। तो मिशन शक्ति को लेकर के और खासकर राजधानी को लेकर काफ़ी प्रयोग हुए, सफलतम भी रहे। मिशन शक्ति के रूप में आपने देखा होगा कि राजधानी लखनऊ में एक तो सभी थानों में पुलिस हेल्प डेस्क, महिला पुलिस हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। वो इसलिए की गई कि बहुत अनुभव में ये देखा गया कि महिलाएं जब थाने पर आती हैं तो अपनी बात पुरुष पुलिसकर्मियों से बताने में हिचकती हैं, सारी बातें खुलकर नहीं कर पाती। एक बात और भी होती है कि यदि पुरुष पुलिसकर्मियों से उन्होंने अपनी बातें शेयर की
तो पुरुष पुलिसकर्मी शायद अपनी पुरुष मानसिकता के कारण उनकी सारी बातों पर विश्वास ना करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री की ये प्रेरणा थी, माननीय मुख्यमंत्री का ही मार्गदर्शन था कि सभी जिलों में सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, जहाँ उनकी बात महिला पुलिसकर्मी सुनेंगी, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और उनका अनुश्रवण भी किया जाएगा। वो कार्य आज भी चालू है। इसके अलावा मिशन शक्ति ग्रुप में जो आप देखेंगे लखनऊ राजधानी होने के नाते एक सेफ सिटी ग्रुप में सेलेक्ट किया गया था और उस समय पूरे प्रदेश में अकेला ये शहर था जहाँ सेफ सिटी स्टार्ट किया गया था। उस सेफ सिटी के तहत हमारे यहाँ पिंक बूथ बने थे। आप देखेंगे अभी भी पिंक बूथ की स्टार्टिंग थी। पिंक बूथ की स्टार्टिंग मेरे समय हुई थी, उसमें पुलिसकर्मी लगाए गए थे उनकी बात सुनने की। और पिंक बूथ के पीछे यही कहानी थी कि देखिए जनरल पुलिसकर्मी कहाँ रहते हैं, थानों पर रहते हैं या अपने मोबाइल पेट्रोल वाहन पर रहते हैं। लेकिन पिंक बूथ ऐसा जगह बनाया गया जहाँ पिंक बूथ है, नाम से लग रहा है, वहाँ महिला पुलिसकर्मी अवेलेबल हैं, कोई भी बेहिचक जाके अपनी बातें बता सकता है और महिला पुलिसकर्मी उपस्थित रहेंगी तो अपने सामने अपनी समस्याओं का समाधान करा पाएंगी। सर पहली पोस्टिंग की बात करें, आप 1994 बैच के आईपीएस हैं और पहली पोस्टिंग आपकी गोरखपुर हुई। चूँकि पॉलिटिकल रियाज से भी देखा जाए और हर मामले में देखा था तो वो दौर उस समय श्री प्रकाश शुक्ला ऐसे तमाम बड़े से बड़े जो माफिया हुआ करते थे जिनका नाम चलता था, वो दौर पहली पोस्टिंग सर कितना चुनौती भरा था आपके? देखिए गोरखपुर में अंडर ट्रेनिंग था और ये मैं करीब 6 महीने वहाँ रहा था 96 में और मेरे सीखने का समय था, मेरे कुछ करने का सीखने का समय था, लेकिन बहुत काफ़ी सीखने का मौका मिला इसलिए कि एक न केवल उस समय लोकसभा चुनाव हुआ, मेरे लिए पुलिस सेवा में आने के बाद लोकसभा चुनाव को सामने से होते हुए देखने का, उसमें पुलिस प्रमुख देखने का पहला अवसर था। उसी समय वहाँ एक बहुत बड़ी भयानक घटना हुई थी, जबकि वहाँ के सिटिंग एमएलए थे कमलेश पासवान, उनकी चुनाव प्रचार के दौरान बम मारकर हत्या कर दी गई थी। ये भी एक जैसो भारतीय इतिहास में एक अलग तरह की अनोखी घटना है। तो उस घटना कैसे हुई, उसकी तफ्तीश कैसे की गई, इन सबको देखने का अवसर मिला। तो वहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी मुझे सीखने का मौका मिला, तो वो मेरे लिए पुलिस कैरियर में आगे आज तक मेरा साथ दे रहा है। बरेली में आप आईजी बने, वहाँ पर ड्रग माफिया का बहुत बड़ा सिंडिकेट था, उसको आपने कैसे तोड़ा? और ये क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी लगातार बोलते हैं कि आजकल चल भी रहा है, उस पर स्क्वाड बनाए जा रहे हैं कि ये दवाइयों का जो व्यवसाय हो रहा है वो गलत और ड्रग तस्कर जो है वो काम, तो उसको लेकर सर कैसे आप? बरेली में जो ड्रग्स थे उसके रॉ मटेरियल वहाँ आते थे, उसको फाइन करके फाइन प्रोडक्शन भी वहाँ हो रहा था। वहाँ से अन्य ज़िलों में दिल्ली वगैरह नज़दीक पंजाब वगैरह जा भी रहे थे, साथ साथ वहाँ डेस्टिनेशन भी था। वहाँ तमाम ऐसे गांव थे, गांव के गांव पूरे गांव ड्रग्स की समस्या से परेशान थे, ग्रस्त थे। उस पर हम लोगों ने काफ़ी हद तक रोक लगाई, काफ़ी हद तक रोकथाम कराई। मैं ये नहीं कह सकता, दावा कर सकता कि हम लोगों ने इसका समूल उन्मूलन कर दिया था, लेकिन हम लोग काफ़ी सफलता हाथ लगी थी। और जब सफलता हाथ लगी इसके पीछे यही हम लोग का यही स्ट्रेटजी थी कि हम लोग पता करें कि एक नंबर 1 इसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ आकर इसको प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, इसके कौन लोग, इसके पीछे कौन है। हम लोग जनरली क्या होता है ड्रग्स में हम लोग कैरियर्स को पकड़ लेते हैं, कैरियर्स पीछे जो मेन हैंडलर्स हैं जो उस पूरे व्यवसाय का संचालन कर रहे वो हमारे पीछे रह जाते हैं, उसको पकड़ने में कहीं कि हम, इसीलिए आपने देखा होगा अभी हाल में माननीय गृह मंत्री के निर्देशन में ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए ANTF का गठन हुआ, नया एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, हमारे यहाँ प्रदेश में IG इसके हेड बनाए गए हैं। अब ANTF थाने भी खोले गए हैं, पूरे प्रदेश 8 ANTF थाने खोल लिए गए हैं। तो अब ANTF और जिला पुलिस मिलकर इस पर कार्रवाई कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय गृह मंत्री के दिशा निर्देश में हमारी पुलिस इस पर अच्छा काम करेगी। सर आप ATS में रहे, ADG ATS रहे आप, सर क्या कुछ दौर था? क्योंकि ATS जब से आया तब से कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां जो उत्तर प्रदेश में देखी जाती हैं वो बहुत घटी, क्योंकि अयोध्या कांड हुआ, उसके बाद से लगातार ATS ने बहुत अच्छा काम किया। सर कुछ उसके बारे में बताइए, ATS का क्या वर्क प्रोफाइल है, कैसे आप लोग काम करते हैं? देखिए ATS पर जोर, ATS की स्थापना और ATS कार्यप्रणाली, और बाद में आपने देखा NIA भी आ गया था। NIA बाद में आया, ATS पहले आ गया था। और जब भारत में अपने देश में आतंकी घटनाओं की शुरुआत हुई और काफ़ी वृद्धि होने लगी, जब आप देखेंगे तो पहले तो घटनाएं जो हो रही थी जम्मू कश्मीर में सीमित थी, कुछ हद तक पंजाब में होती थी, मेन लैंड में मुख्य भूमि में नहीं होती थी। लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि इधर उत्तर प्रदेश काफ़ी घटनाएँ हुई, अयोध्या में आपने बताया, अयोध्या में राम मंदिर पे हमला हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में जैसे कचहरी में ब्लास्ट हुआ था, वाराणसी में कई बार हुए, कानपुर में हुए, आगरा में हुआ। इन सब को ध्यान रखता, तब तक क्या होता था, तब तक इन सारी घटनाओं को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही देखती थी। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की काफ़ी अदरवाइज ही लॉ एंड ऑर्डर में, क्राइम में काफ़ी व्यस्तता रहती है
और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का उतना बड़ा व्यापक विजन नहीं हो पाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जैसे प्रदेश में 80 संगठन आतंकवाद निरोधी दस्ता गठन किया गया था। और आतंकवाद निरोधी दस्ता ने जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो तमाम जितनी भी आतंकी घटनाएं थी या आतंकी समूह थे, चाहे इस्लामिक आतंकी समूह हो, चाहे नक्सल को जो हमसे जोड़ा गया था, नस्ल घटना हो, बाद में हम लोगों ने FICN पर भी काम किया, जो हमारे नकली जाली नोट होते हैं। जी जी जी। कि हमारे यहाँ जो जाली नोट आ रहे थे विदेशी निर्मित जाली नोट 2 तरह के आते हैं। एक आपके यहाँ बहुत पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस किसी ने लगा दिया, प्रिंट करके जाली नोट छाप रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो बाहर से आते हैं, और बाहर से आने का रूट मैक्सिमम जो रूट था वो पश्चिम बंगाल होते हुए था, मालदा होते हुए था, बांग्लादेश से मालदा होते हुए आता था और सब जगह खपाया जाता था, कुछ नेपाल होके भी आता था। उसकी जो क्वालिटी होती थी बड़ी हाई क्वालिटी होती थी। उसको ध्यान में रखते हुए जो UAPA हमारा अधिनियम है उसमें लिखा गया कि यदि हाई क्वालिटी के FICN नोट हैं तो उसमें हम लोग UAPA के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। ये मान के चलते हैं कि ऐसे जाली मुद्राओं का प्रयोग या आवागमन या हमारे अर्थव्यवस्था में फैलाव आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, तो उसको हम लोग उस तरह से ट्रीट करते थे। इसके अलावा आपने एक नई चीज़ देखी होगी, आज घर पढ़ा होगा, हम लोग PIO कहते थे कि जो विदेशी जासूस हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैं, वो हमारे देश के आर्मी वालों को, पुलिस वालों को और सामान्य लोगों को ट्रैप करते हैं, चाहे हनी ट्रैप करके करें, चाहे मनी धन का लोभ देकर करें। वो भी काफ़ी घटनाएं होती है, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। काफ़ी ATS में जब आप काम करते हैं तो काफ़ी अन्य संस्थाओं से आपको मिलकर काम करना पड़ता है, चाहे IB हो, रॉ हो, चाहे आपके अन्य प्रदेशों के ATS हैं, STF हैं, सबके साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ यही होती है कि आपको जानबूझ के कुछ पुश किया जाता है आपको ब्रेन वॉश करने के लिए। आपने एक बार उसको स्टडी कर लिया, आपने एक बार क्लिक कर लिया, आपने उसको पढ़ लिया तो उसका पता चल गया, उसने बार बार वही मटेरियल दिया गया। तो कई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रेन वॉश करके आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के लिए प्रभावित किया गया। इससे पहले हम लोग समझते थे कि जो कि आतंकवादी होते हैं उनका एक गिरोह होता है, उसको पाकिस्तान में या अन्य देशों में प्रशिक्षित किया जाता है, फिर वो आतंकी घटनाएँ करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में ये बदल गया है। हाल के दिनों में हम लोग लोन वुल्फ भी कहते हैं, अकेला भी आप आतंकी हो सकते हैं बिना कोई किसी से आमने सामने मिले, बिना किसी प्रशिक्षण लिए। हम लोगों ने कई बार देखा जब आपने उसकी बातों से प्रभावित हो गए, फिर आपको कहा गया आपको जिहाद के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाओ, कैसे दिखाओ, फिर आपको मटेरियल दिया जाएगा, वीडियो भेजे जाएंगे, कैसे बम बनाना है, कैसे ब्लास्ट करना है। तो फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। इस पर काफ़ी काम ATS भी, NIA भी, सब लोग काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा हाल के दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि सारे प्रदेशों में ऐसी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो ये सबका जो सामूहिक प्रयास है, केवल अकेले ATS UP का ही नहीं कर सकते, और केवल अकेले किसी संस्था किसी के द्वारा ये कार्रवाई, किसी एक प्रदेश के द्वारा कार्य संभव नहीं है। हम लोग जब भी काम करते थे वो, जैसा मैंने पहले कहा, रॉ से, IB से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, सबसे संपर्क रखते थे, क्योंकि ये जो लोग हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती है घटनाएँ करने की। हर जगह इनके लोग होते हैं, खुद इनका आवागमन हर जगह होता है। आपने देखा होगा मेरे ATS में जाने से पहले असीम अरुण साहब जो आजकल मंत्री हैं, जो हमारे बैचमेट ही हैं, वो ATS के प्रमुख थे। उसमें आपने देखा होगा कानपुर में ट्रेन में ब्लास्ट में एक आतंकी जो सम्मिलित था, उसको यहीं पर लखनऊ में मारा गया था। जी, वो सैफुल्ला वाला। तो घटनाएं MP में कर रहा था, आके यहाँ छिप रहा था। तो दोनों बड़े आसानी से ठाकुरगंज में रह रहे थे, किसी को पता ही नहीं। रामपुर में आप जानते हैं, रामपुर CRPF कैंप पर हमला हुआ था, पाकिस्तानी लोग आए थे, नेपाल के रास्ते से होकर आए थे। तो नेपाल सर क्या हमको लगता है कि ज़्यादा इजी पड़ जाता है इन लोगों को? नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है वो ओपन है जी, बाहर है तो है नहीं, संभावना रहती है। वैसे हाल के दिनों में कम हुआ है, हाल के दिनों में काफ़ी कम हुआ है, हाल के दिनों में ऐसे घटनाएं संज्ञान में नहीं आई हैं। लेकिन एक समय था कि नेपाल रूट यूज हो रहा था। अब तो वहाँ पर SSB इसी को ध्यान में रखते हुए SSB लगाई गई है। हमारी भी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, जिले भी काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर ये तो ही बात, लेकिन अभी आपने बताया कि आप BSF रहे हैं, मैं ये पूछने भी वाला था आपसे पहले। तो सर वो दौर क्या था, शायद बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि आपको पुलिसिंग केस में ही लोगों ने देखा है। तो BSF की क्या कहानी है, कैसे BSF में रहे, कहाँ पोस्टिंग रही, क्या कुछ? मैं BSF में कोलकाता में रहा था। BSF के आप देखेंगे तो BSF जैसे 2 सीमाएँ देखती हैं, एक पाकिस्तान की सीमा पर देखती है और एक जो बांग्लादेश सीमा देखती है। तो बांग्लादेश सीमा जो ईस्टर्न कमांड देखती है, उसका हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड कलकत्ता में है,
तो मुझे वहाँ रहने का करीब 13 महीने रहने का अवसर मिला था और मैं वहाँ आईजी ऑप्स के रूप में काम देख रहा था। तो जो भी बेसिक ऑपरेशंस एक्टिविटी होती थी उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको डायरेक्ट करना हमारा काम था। तो उसमें जो हमने देखा वहाँ जो ज़्यादा समस्या थी, एक तो यही FICN स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, और फिर वही कि उनके लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। उसी समय जब मैं वहाँ था, करीब मैं वहाँ था 2017 पूरा रहा था। 2017 में आपने देखा म्यांमार में काफ़ी विद्रोह हुआ था, काफ़ी रोहिंग्या लोगों के आने की संख्या काफ़ी बढ़ी थी, उस पर हम लोगों ने मिलकर काम किया था। तो ये 20 की कहानी थी। सर डायल 112 में भी आप रहे अब पुलिस अधीक्षक था, वो अब तब के में और अब डायल 112 में क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरह से आया था उसका सब बहुत क्विक रिस्पांस हो गया है। पहले शायद लोग मजाक करते थे, लेकिन आज वो मजाक फेल हो चुका है, जो इस समय अच्छा रिस्पांस दिखा रही है डायल 112। जब तक यूपी 112 नहीं था तब तक जो हमारी सिस्टम थी वो सिस्टम ये थी कि यदि आप कॉल करते थे तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव होता था। तभी हम लोग DCR और CCR कहते थे। बड़ी जिलों में 2 होता था, DCR CCR दोनों, यानी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और सिटी कंट्रोल रूम, और छोटे जिलों में कल DCR होता था। अब DCR में जो टेलीफोन लाइनें होती थी तो सीमित होती थी। कई बार आपने कॉल किया, कॉल रिसीव ही नहीं हुआ क्योंकि वहाँ उतनी लाइन ही नहीं है, उनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाता था, और उस रिकॉर्ड कॉल के बाद एक्शन करने के लिए हमारे पास जैसे उतनी गाड़ियाँ नहीं रहती थी। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भी जब UP 112 या UP 100 या डायल 112 या डायल 100 की स्थापना की, तो हम लोगों ने डेडिकेटेड एक हेडक्वार्टर बनाया। पूरे प्रदेश से कहीं से भी आप कॉल करेंगे तो सारे आपके कॉल जैसो लखनऊ हेडक्वार्टर में लैंड करेंगे। हमने अच्छी व्यवस्था ये भी की, वहाँ पर जितने भी कॉल टेकर्स हैं वो नॉन पुलिस हैं, कोई पुलिस वाले नहीं, कॉल टेकर्स सब महिलाएं हैं जो स्पेशली ट्रेंड इस पर्पज़ के लिए कि आपकी बातों को सुने समझें, और इसको जो आप कॉल में जो भी बोलते हो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद सारी उसका संक्षेप सारांश लिख करके वो डिस्पैचर को भेजती हैं। डिस्पैचर को भेजने के बाद जो जहाँ से कॉल किया गया उसके नियरेस्ट जो UP 112 व्हीकल है हम लोग उसको वहाँ पर भेजते हैं। इसके लिए जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो 3200 गाड़ियाँ हमारी 4 पहिया वाहन है या 1600 2 पहिया वाहन है, वो इसी के डेडिकेटेड है, उसको और किसी काम में नहीं लगाया तो जाता। 3200 सर लखनऊ में कि नहीं, पूरे UP में? पूरे प्रदेश में। तो ये केवल उसी काम के लगाए जा सकते हैं जिस काम के लिए मैंने UP 112 में UP 112 जो कॉल आए, जो हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस करते हैं उसके लिए। सर आप पुलिसिंग को कैसे देखते हैं? क्या मतलब आज के युवा जो पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं, चूँकि आप लोग 3 दशक दे चुके हैं, बहुत नीचे से और ऊपर तक बढ़ने तक का सफ़र देखें, जब शायद कोई सुविधा नहीं थी उसमें भी आप लोगों ने काम किया है, और अब तो खैर बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। तो पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए कुछ आपके कंसेप्ट होंगे, कुछ कैसे कि आगे के लोग उस चीज़ को समझें, फॉलो करें, क्योंकि आप लोग के बाद देखने वाले वही लोग हैं, आगे बढ़ के उन्हीं लोगों को करना है, तो चीज़ों को कैसे वो करें? मैं अपने सारे युवा अफसरों, चाहे IPS आ रहे हों, चाहे PPS आ रहे हों, SI आ रहे हों, कांस्टेबल, सबको मैं अपने अनुभव से ही बताना चाहूँगा, पुलिसिंग जहाँ हमारे लिए आज के डेट में एक चुनौती बन के सामने आ रही है, उसी तरह साथ ही साथ हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा का अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। आज हम 24/7 मीडिया ग्लेयर में, सोशल मीडिया ग्लेयर में रह रहे हैं। हम आप क्या कर रहे हैं सबको पता है। हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, ये जनता जान रही है। क्यों से जान रही है? आपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाल दिया था, तो आज रात में मेरा इंटरव्यू आएगा। तो उसी तरह जो भी कोई कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, आज हर एक आदमी एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट बन गया है। जहाँ कोई जर्नलिस्ट नहीं पहुँच पाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बन जाता है, वीडियो क्लिप सब जगह चला जाता है। आपने भी देखा होगा 2 दिन पहले मेरठ में घटना हुई थी, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कुछ घटना की गई, पुलिस वहाँ खड़ी थी, बड़ी आलोचना हुई, पुलिस मुँह दर्शक रही, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की, सस्पेंड हुए। ये वाली चुनौती है। आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग शुरुआती दौर में थे तो शायद कहता है तो हम लोग मना करते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जिस ज़माने में हम लोग रह रहे हैं, सच्चाई को सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी चुनौती है, चुनौती है हमें सही काम करने की, तो साथ ही साथ सेवा का अवसर है। तो जो आपके सामने मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसको आप अपना दुश्मन नहीं समझें। मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि कई पुलिस वाले इससे बड़ी बहुत हद तक विचलित हो जाते हैं। इतनी बातें आती रहती है, सामने आती रहती है, आलोचना होती रहती है, तो विचलित हो जाते हैं, उसको रिएक्ट करने लगते हैं, गलत बात बोलने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, जिससे खुद उनका नुकसान होता है, सरकार का नुकसान होता है। मेरा कहना है कि सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, उसको अपना फ्रेंड समझें। उसमें जो सही बात आ रही है उसमें सर कार्रवाई करें, गलत बात आ रही है तो आज के डेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास अपना सोशल मीडिया हैंडल है, आप तत्काल अपनी बात डालें, जनता को सुशिक्षित करें। आप देखेंगे कुछ देर में जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी।
नहीं पता है, काम कर रहे हैं लोग, सब पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये नया हमारा चैलेंज है। हम उस मानसिकता से काम नहीं कर सकते। हमें हमेशा अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है, नए टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की ज़रूरत है, अपने नए ज़माने के अनुसार हमको बदलने की ज़रूरत है। सर अगर देखा जाए तो इधर बात करें, लखनऊ की बात करें तो लगभग डीसीपीज और मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि जितने इस समय युवा आईपीएस ऑफिसर्स आ रहे हैं वो बीटेक आईआईटीएन है, वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं चीज़ें, सोशल मीडिया टेक्निकल हैंडलिंग बहुत अच्छी उनकी है, क्योंकि वो बीटेक छोड़ के आ रहे हैं, वो आईआईटी छोड़ के आए हैं। मतलब सुपर ब्रेन ही कहा जाता है। जैसे यूपीएससी की बात करें और आईआईटीएन की बात करें तो दो ही हिंदुस्तान में अगर वाले तो सुपर ब्रेन माने जाते हैं। तो इन लोग को तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है इस चीज़ का। वही काम करने की ज़रूरत है, वही काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को सिखाने की ज़रूरत है, जो नहीं सीखा है हमको सिखाने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये नई नई चैलेंज है, उस चैलेंज को जैसे आप टैकल करेंगे उसे आपकी वाहवाही है, उसे आपकी सराहना है, पुलिस की सराहना है, प्रदेश पुलिस सराहना है, सरकार की सराहना है। सर अच्छा बात करते हैं यूपीएसएसएफ की। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, क्योंकि अभी तक तो आम जनता की बात होती थी, अभी वीआईपीज सारी चीज़ें, एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। क्या है यूपीएसएसएफ और कैसे काम करता है और क्या कुछ इसकी प्रणाली? देखिए, यूपीएसएसएफ की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर 2020 में हुई है, और इसका गठन इसलिए किया गया कि केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिया कि सीआईएसएफ के तर्ज पर सभी प्रदेशों में एक फोर्स की गठन किया, स्थापना की जाए, स्टेट सीआईएसएफ कह लें या जो कह लें। और उसका मतलब मकसद ये था कि अब सीआईएसएफ सब जगह अपनी सेवाएं नहीं दे सकती। जैसे आपने देखा होगा कि प्रदेश में बहुत सारे नए एयरपोर्ट बने, बहुत सारे अभी चालू भी हैं, बहुत सारे चालू आगे हो जाएंगे। अब सब जगह सीआईएसएफ की स्थापना नहीं हो सकती, सब जगह सीआईएसएफ को नहीं लगा सकते, और सीआईएसएफ को लगाएंगे तो उसको आपको प्रदेश सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा। फोर्स के हम लोग पेमेंट करते हैं, हमारे यहाँ जब भी केंद्र बल आता है तो हम चाहे चुनाव में आए चाहे अन्य स्थलों में आए देते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए ये केंद्र सरकार का निर्देश था, और उसको माननीय मुख्यमंत्री ने इसको टेकअप किया। और मैं बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मायने में पूरे देश में सबसे आगे है कि हम लोगों ने ऐसे फोर्स की स्थापना की है, जो कि खासकर हम लोग सारे एयरपोर्ट्स की सुरक्षा देख रहे हैं, खासकर ऐसे एयरपोर्ट्स जहाँ पर सीआईएसएफ नहीं लगी हुई है। आप यदि उत्तर अपने प्रदेश की बात करेंगे तो लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या 3 जगह सीआईएसएफ लगी हुई है। इसके अलावा जो और जितने एयरपोर्ट हैं 12-13, उसमें सब हम लोग लगे हुए हैं, हमारी यूपीएसएसएफ की टीम लगी हुई है। इसमें खासकर जो हमारे मुख्य एयरपोर्ट हैं वो हिंडन है, बरेली है, गोरखपुर है, प्रयागराज है। तो यूपीएसएसएफ हिंडन भी देख रही है? हाँ, हिंडन भी देख रही है। हिंडन में काफ़ी इधर ज़्यादा फ्लाइट्स बढ़ गई है। ये हमारी 4 मेन एयरपोर्ट हैं। उसके अलावा भी जो आप देखें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, कुशीनगर, श्रावस्ती, चित्रकूट, आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़, सरसावा, इन सभी हम लोग देख रहे हैं। तो एक तो एयरपोर्ट से सुरक्षा हम लोगों ने टेकअप किया है, साथ साथ 4 मेट्रो, लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, इनको हम देख रहे हैं। इसमें आप देखे होंगे कि कानपुर और आगरा का लगातार विस्तार हो रहा है। लखनऊ मेट्रो में द्वितीय चरण की स्वीकृति मिल गई है, तो दूसरा मेट्रो देख रहे हैं। तीसरा जो दिल्ली से मेरठ जो आरआरटीएस है, जिसको रैपिड रेल भी कहते हैं, नमो भारत भी कहते हैं, उसकी सुरक्षा भी हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो अपना लोक भवन है, जो प्रदेश सरकार का सीट है, उसकी सुरक्षा हम लोग देख रहे हैं। राम जन्मभूमि सुरक्षा में हमारे 600 लोग लगे हुए हैं। प्रदेश जो न्यायालय है, न्यायालयों की सुरक्षा के लिए भी माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा था कि अलग से फोर्स होना चाहिए। तो उस क्रम में हम लोगों ने 5 न्यायालयों, गोरखपुर, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा की जनपदीय न्यायालयों की सुरक्षा हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। आगे भी हम लोग इस तरह से और न्यायालय देखेंगे, हाईकोर्ट्स देखेंगे। इसके लिए यूपीएसएसएफ गठन किया गया है। चलिए कितनी बड़ी फोर्स है ये, और मतलब क्या? अभी हमारे पास करीब 5000 जवान हैं, और इसकी 6 बटालियन हैं जो रखी गई हैं। एक लखनऊ में है, गोरखपुर में, प्रयागराज में, अयोध्या में, अलीगढ़ में और मेरठ में। ये हमारी 6 बटालियन कार्यरत है। सर धार्मिक सुरक्षा की बात करें, अगर धार्मिक स्थलों की बात करें, अयोध्या, मथुरा, इन सब जगहों पे भी क्या ऐसे? मैंने बताया वो राम जन्मभूमि, अयोध्या सुरक्षा में 600 लोग जवान हमारे लगाए जा चुके हैं, और आगे जो माननीय मुख्यमंत्री निर्देश पर, प्रदेश सरकार के निर्देश पर हम लोग जैसे वाराणसी और मथुरा में भी लगेंगे। अच्छा सर, अगर बात करते हैं, अभी ये तो बात इतनी यूपीएसएसएफ की हुई, यूपी के लखनऊ कमिश्नरेट में आप रहे, कोई कभी ऐसा टास्क आपके सामने आया जो बड़ा ही जटिल रहा हो, जो कोई ऐसा वाकया अगर सर कोई बताना चाहें आप, जो आज भी आपको याद हो? मैं बताना चाहूँगा। हाँ, बताना चाहूँगा। बहुत सारी घटनाएँ हुई। देखिए, दोनों बार जो मैं रहा, एक बार एसएसपी रहा और दूसरी बार पुलिस कमिश्नर रहा, दोनों बार विधानसभा चुनाव करने का मुझे अवसर मिला, चुनौती मिली। और जब आप जानते हैं, जब आप विधानसभा चुनाव कराते हैं, जब उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी में चुनाव कराते हैं, अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या आप देखें
तो पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से हम 7वें 6ठे देश के स्थान पर आ जाते हैं। ऐसे देश की राजधानी की पुलिसिंग, जब लखनऊ की पुलिसिंग करते हैं तो कि लखनऊ के लोग नहीं शामिल हैं इसमें, पूरे प्रदेश शामिल हो जाते हैं। सारी राजनीतिक एक्टिविटी होती है, चुनाव समय एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वो चैलेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुलिस कमिश्नर के समय में इस बार जो सबसे मुझे चैलेंजिंग लगा था वो कोविड था जी। और वो भी कोविड का फेज़ 2 और फेज़ 2 में जो 3 समस्या जब बहुत क्रिटिकल था, मेरे ख्याल से ऐसा कोई परिवार नहीं रहा होगा जहाँ लोग हताहत नहीं हुए होंगे। अभी भी आज रात में 2:30 बजे फ़ोन आता था कि आप हमें ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करा दीजिए या हॉस्पिटल में एक बेड अरेंज करा दीजिए। तो कोविड बहुत बड़ा चैलेंज था और माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकों के माध्यम से, जो कि हमारी ऑनलाइन बैठकें होती थी, उसके माध्यम से निर्देश दिया कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करानी है, कैसे हमें बेड्स का इंतजाम कराना है, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर कराना है, वगैरह वगैरह किया। उनके निर्देशन में लखनऊ पुलिस ने, पूरे प्रदेश पुलिस ने, प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो एज ए पुलिस कमिश्नर चैलेंजिंग कोविड था। तो लखनऊ पुलिस कमिश्नर के रहते हुए जो हमारे 3 मेन चैलेंज थे ये थे, जो उभर के चैलेंज आ रहे, इस पर हम लोग काम करना शुरू किए, तो आगे भी काम चल रहा है। आगे हमारे जो उत्तराधिकारी कर रहे हैं, वो हमारा साइबर क्राइम था, जो पहली बार खुल के सामने आया। साइबर क्राइम में नई चीज़ जो अभी आई है, डिजिटल अरेस्ट लेटेस्ट है, तभी नहीं स्टार्ट हुआ था। जब मैं मेरठ गया तब धीरे धीरे टेकअप होना शुरू हुआ। तो बाकायदा पुलिस की फ़ोटो लगा के कॉल हाँ, आती है। अब तो आम बात है। और ये मैं बताना चाहूँगी, समस्या बढ़ेगी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जो आगे आने वाला समय है वो साइबर क्राइम का है, जो आगे आने वाले समय है ये डिजिटल अरेस्ट का है। तो डिजिटल अरेस्ट के लिए मीडिया को, पुलिस को, समाज को मिलकर काम करना पड़ेगा। जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जो लोग युवा हैं या जो लोग ठीक ठाक उम्र तक के 50-60 तक उम्र तक के हैं, वो इसके कम शिकार हो रहे हैं। मैं नहीं कहूँ 0 शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो वृद्ध हो गए हैं, उम्र दराज हो गए, जो दुनिया से कटे जा रहे हैं, दुनिया में क्या घटित हो रहा है उससे अनजान है, वो इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। उनको नहीं पता है कि डिजिटल अरेस्ट नाम कोई चीज़ होती ही नहीं। हमें, आपको, सबको मिलके इस पर व्यापक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इसका बेस्ट जो कीवर्ड है वो प्रिवेंशन ही है। डिटेक्शन में तो आप जानते ही, आपने देखा ही होगा कि एक बार मनी और तमाम न्यू अकाउंट से होते कहाँ से कहाँ गुजर जाता है, पहुँच जाता है। अभी एक घटना हुई सर, वो बच्चा 14 लाख रुपए दिया, डेथ हो गई। वो तो बहुत कुछ 14 लाख, आप यहाँ रिकॉर्ड करोड़ों का हो गया है। ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें कि बैंक के मैनेजर, रिटायरमेंट जो बैंक में रह चुके हैं, वो डिजिटल अरेस्ट के दौरान 2-2 महीने डिजिटल अरेस्ट के दौरान खुद बैंक गए हैं, अपने बैंक से पैसे निकाले हैं, लोगों को ट्रांसफ़र किए हैं। किसी को उन्होंने भनक तक नहीं लगने दिए कि हम डिजिटल अरेस्ट होकर के सब काम कर रहे हैं। ये अज्ञानता है। तो ये सब नए चैलेंजेस आ रहे हैं जो मैंने देखा। तो ये थे हमारे साथ यूपी एसएसएफ के एडीजी डीके ठाकुर साहब, और आपने जाना कि किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष करके वो आगे बढ़े। और इसी तरह हम अगली बार फिर एक ऐसे ही टॉप कॉप से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, ये अवसर देने के लिए, अपनी बातें आम जनता के समक्ष रखने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही अन्य अफसरों की भी बातें रखें, आम जनता सुशिक्षित हो और आम जनता अपराध से मुक्त हो।